जय हिंद। तो आज पॉलिटिक में 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो संविधान से टोटल 500 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के किस बैठक में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था? तो वह रखा था 5वीं बैठक में। कह रहा कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के किस बैठक में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था? तो वह रखा था 5वीं बैठक में। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था यह 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा द्वारा कब भारतीय संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत किया था? तो वह किया था 26 नवंबर 1949 को। नियमित और अंगीकृत कब किया था? तो वह किया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के उद्देश्य का यह प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना जो लिया गया है यह यूएस के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सबसे सर्वोच्च है? तो संविधान सबसे ऊंचा माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है संविधान को। न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था किन दो देशों के यानी किन देशों से संबंधित है? तो वह है न्यायिक पूर्वालोकन जो है भारत और यूएसए में है। भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संघवाद किस देश की पदवी पर आधारित है? तो वह कनाडा के पदवी पर आधारित है भारतीय संघवाद। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों के संविधान से लिया गया है? तो वह भी अमेरिका से लिया गया है। भारत में संपत्ति सूची की संकल्पना उदय है? तो वह हुआ है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में संपत्ति सूची की अवधारणा अंगीकृत की गई है? तो वह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा रूस से लिया गया है, यानी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क में है, जबकि अनुच्छेद पूछेगा 51 के क हो जाएगा। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो यूएसए के संविधान से हुआ है। भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद अभी वर्तमान में है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में जो था 395 अनुच्छेद था। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचित है? तो मूल भारतीय संविधान में भागों की संख्या जो था 22, जबकि अनुच्छेद था 395 और अनुसूचित जो था 8 था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया है? तो वर्तमान में जो है 395 अनुच्छेद है, लेकिन क ख ग को मिलाएंगे तो यह हो जाएगा 470 प्लस हो जाता है, जबकि भाग अभी जो है 22 प्लस क ख ग मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा, जबकि अनुसूची जो है वर्तमान में 12 हो गया है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो किया गया है अनुच्छेद 117 के अनुसार किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 312 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो वह किया गया है अनुच्छेद 312 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है अनुच्छेद 241 में है। उसके बाद है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में कौन सी प्रावधान है? तो वह है राज्यसभा के सदस्यों के स्थानों का प्रावधान करना। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में कौन सी प्रावधान है कि राज्यसभा के सदस्यों के स्थान का प्रावधान किया गया है? उसके बाद देखिए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल या कार्यकाल में। किस अनुसूची में राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया था? तो 9वीं अनुसूची में। राजभूमि सुधार अधिनियम जो है किस अनुसूची में सुरक्षा प्रदान किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। कोहेलो केस भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संबंधित है? तो वह भी 9वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है? तो वह है 7वीं अनुसूची में। उसके बाद देखिए
भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है, तो आर्थिक नियोजन जो है यह संवर्ती सूची का विषय है, जबकि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो वह संवर्ती सूची का। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए भारतीय संविधान के किस सूची में है, तो यह संवर्ती सूची में है। आपराधिक मामले किस सूची के अंतर्गत आता है, तो यह भी संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है, तो वह भी संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची से संबंधित है, तो यह भी संवर्ती सूची से संबंधित है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो वह किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कह रहा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल बदल विरोध अधिनियम से। 10वीं अनुसूची में है दल बदल। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शक्तियों में कितने भागों में बांटा गया है, तो 7वीं अनुसूची जो है 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में संघ सूची से संबंधित नहीं है, तो कृषि जो है संघ सूची से संबंधित नहीं है, यह राज्य सूची से संबंधित है। जबकि रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है, तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय रेल किस सूची के अंतर्गत आता है, तो यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। जबकि रेलवे पुलिस पूछेगा तो वह राज्य सूची, जबकि भारतीय रेलवे पूछेगा तो संघ सूची के अंतर्गत हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माता का मत किससे संबंध प्रतिबद्धित है, तो वह है उद्देश्य और प्रस्तावना से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता सब जोड़ा गया है, तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान यानी संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, यानी किसको, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधित किया गया था, तो उद्देशिका में संशोधित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो यह भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोगों से। करा कि भारत के संविधान में प्रस्तावना जो प्रारंभ होता है हम भारत के लोगों के शब्द से प्रारंभ होता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, तो सार्वभौमिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत यानी करा कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो संघीय शब्द जो है उल्लेखित नहीं किया गया है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो लोक कल्याण जो है यह शब्द नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार जो इसका वर्णन नहीं है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो धार्मिक न्याय यह उल्लेखित नहीं है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो वह कहा था भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने बोला था, तो वह बोला था भीमराव अंबेडकर ने। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा था, तो वह कहा था भीमराव अंबेडकर ने। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के आत्मा किसे कहा था, तो भारतीय संविधान को आत्मा किसने कहा था, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, तो वह किया था बेरूबारी संघवाद में। भारतीय संविधान की उद्देशिका को प्रतिबंध या प्रतिबिंबित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वह है संप्रभुता। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो वह किया गया है संसदात्मक व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होना। उसके बाद है कि सर्वप्रथम संघात्मक व्यवस्था किस देश में प्रारंभ हुआ था, तो वह हुआ था यूके यानी ब्रिटेन में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो यह है अध्यात्मकता जो सरकार है इसकी विशेषता नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। उसके बाद है कि कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, तो वह होता है राष्ट्रपति में निहित होता है। कार्यपालिका की शक्ति जो है किसमें निहित होता है, तो वह राष्ट्रपति में निहित होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। कल्याणकारी राज का उद्देश्य क्या है, तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह व्यक्तित्व किसकी धारणा करता है, यह कल्याणकारी राज का धारणा करता है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वह है जनता। भारतीय संविधान में अध्यात्मक शासन प्रणाली का एक आधारभूत तत्व क्या है, तो वह है एकल कार्यपालिका। उसके बाद देखिए
अध्यक्षता शासन प्रणाली का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो वह हुआ था अमेरिका में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में। जबकि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है तो वह है 5 से लेकर 11 तक। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान है? तो एकल नागरिकता प्रदान है, जो कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में नागरिकता के मामले में कौन सा सही है? तो संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नागरिकता संबंधित कानून बनाने के लिए सक्षम है तो वह है संसद। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है। मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकते हैं, तो आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वह है 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार में आता है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार प्रदान किया जाता है तो 14 से 18 यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रित लगाता है? तो वह है अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है? तो कानून का समान संरक्षण जो प्रस्तावित करता है वह करता है अनुच्छेद 14। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद 17 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है? तो वह है अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समझ प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो वह किया गया है अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 21। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अधिनियस्त अधिकारियों के द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो वह होता है राष्ट्रपति में। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो वह होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से किया जाता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। अनपढ़ भी रहेगा तो राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद देखिए अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है तो अपने पद ग्रहण के दिन से। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वह उपराष्ट्रपति को दे देता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है अनुच्छेद 61 के तहत। भारत के राष्ट्रपति का कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको होता है? तो संसद के दोनों सदनों को होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार की कानूनी नाम है तो वह है द यूनियन ऑफ द इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो केंद्र या केंद्रीय सरकार का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान किया गया है तो वह है प्रधानमंत्री से। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है तो वह हुआ है अनुच्छेद 352 में। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री के पास। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष या सदस्य होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है तो वह है 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है तो सिर्फ 6 माह तक। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो वह है लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो यह विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा या पड़ेगा? तो लोकसभा के प्रति। उसके बाद है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 50। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है? तो 1971 के जनगणना पर आधारित है।
उसके बाद देखिए वर्तमान लोकसभा के यानी वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो वह है 1972 की जनगणना पर। भारतीय या उसके बाद है कि संविधान के किस संशोधन के तरह की भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है तो वह है 550। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना होता है? तो केंद्र शासित से जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व होता है वह 20 होता है। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या होती है तो वह होता है 250। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितना होता है? तो 250। राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? तो उसकी जनसंख्या के अनुसार या अनुपात में किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? तो उसकी या उनकी जनसंख्या के अनुसार किया जाता है। उसके बाद है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहे जाते हैं तो क्योंकि इसे विघटित यानी खत्म नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो 1954 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं तो वह संज्ञेय तथा अजमानतीय। उसके बाद देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है तो संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का अधिकार का विस्तार है तो संपूर्ण भारत पर। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था तो 26 अक्टूबर 2006 को। क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम हुआ था? तो वह हुआ था 1871 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार विवरण अधिनियम 1889 विस्तृत हुआ था 30 जनवरी 1990 में। अनुसूचित जाति यानी कि अधिनियम 1989 में कुल कितने धाराएं थे? तो वह था 23 धाराएं। संसद के सूचना अधिकार को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है तो वह हुआ है 15 जून 2005 को। संसद के सूचना अधिकार को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुआ है तो 15 जून 2005 को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 2005 में। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मजदूर की शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन और भारत में निम्न से किससे संबंधित है? तो वह है आरटीआई यानी आरटीआई अधिनियम से। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ। उसके बाद देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। भारत में यानी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिनियम यानी एनजीटी की स्थापना हुई थी। तो एनजीटी की स्थापना 2010 में हुआ था। भारत में राज्य विधानपालिकाओं की उच्च सदन कौन सा होता है? तो वह होता है विधान पालिकाएं परिषद। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 171 में। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। उसके बाद है भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वह होता है 6 वर्ष। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो राज्य के समेकित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवावृत्ति की आयु जो होता है कितना होता है? तो 62 वर्ष होता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो वह है कोलकाता। कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो वह करता है उत्प्रेषण। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध किए गए हैं या दिया गया है? तो भाग 11 में दिया गया है। यानी केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूचियों में किया गया है? तो वह है 7वीं अनुसूची में। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है तो वह है समवर्ती सूची। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें संबंधित होती है? तो वह होता है संसद में। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्तावित कितने वर्षों से अधिक समय के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगा? तो 1 वर्षों से अधिक नहीं रहेगा। उसके बाद है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है तो वह है संवैधानिक। कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो वह है राष्ट्रपति।
क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है तो यह संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है तो वह किया गया है 3 प्रकार के। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? यह अनुच्छेद 352 के तहत। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है तो वह 1 माह के अंदर। संघ एवं राज्य के बीच जो है कर को विभाजन संबंधित प्रावधान है तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यह गवर्नर के सलाह पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करता है तो यह अनुच्छेद 280 संबंधित है। उसके बाद देखिए केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुष्टियों के आधार पर होता है तो वित्त आयोग की संतुष्टियों पर आधारित होता है। उसके बाद देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है तो वह किया गया है NK सिंह को। वित्त आयोग का चेयरमैन होता है तो 1 और 4 अन्य सदस्य, 1 होता है और अन्य 4 सदस्य भी होता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है तो वह है अनुच्छेद 324। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि पदावधि क्या है तो वह है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है तो वह निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति देता है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है तो विधिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है तो भारत में मत देने का अधिकार जो है यह वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है तो यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी एक सदन में किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के किस संशोधन विधेयक लाया जा सकता है तो भारतीय संविधान के लिए संशोधन विधेयक लाया जा सकता है यह 1951 के तहत। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची संबंधित है यह प्रथम संशोधन के द्वारा। उसके बाद है कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों का प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब किया गया था 1971 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है तो वह है 42वां संविधान संशोधन। संविधान का 92वां संशोधन संबंधित है तो वह है दल बदल से यानी कि 10वीं अनुसूची में। कौन सा संशोधन मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन किया गया है तो वह किया गया था 61वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था तो वह बना था 69वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है तो वह 345। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो 2003 में जोड़ी गई थी तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 71वें संशोधन से संबंधित करा कि 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी तो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा की संख्या कितनी है तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं। किस राज्य ने संस्कृति भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है तो वह दिया है उत्तराखंड ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को समर्थक कदमों हेतु परामर्श देता है तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था तो वह किया गया था 1993 में। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था तो वह हुआ था 73वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद है कि पंचायतों के संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया था तो वह किया गया था आर्टिकल 243। पंचायती राज संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत की गई थी तो वह किया गया था अनुच्छेद 243 के जी में। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है तो वह है 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किया गया है तो वह किया गया है 29। 11वीं अनुसूची में कितना हो जाएगा तो वह हो जाएगा 29 विषय। उसके बाद है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होना है तो वह 6 माह के अंदर। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है तो यह राज्य सूची में आता है। पंचायत चुनाव होता है तो प्रत्येक 5 वर्षों पर होता है। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था तो वह होता ब्रिटेन में। ब्रिटेन नागरिक को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्राप्त करने वाला दस्तावेज का क्या नाम है तो वह है अधिकार पत्र। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने
यानी ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था? तो वह किया था 1215 ईस्वी में। उसके बाद देखिए किस देश ने 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया था, यानी प्रदान किया था? तो वह था फ्रांस। फ्रांस के शासक लुइस 16वां को किस कारण से फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण। अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधन द्वारा कब मूल अधिकारों को शामिल किया था? तो यह किया था 1791 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो यह अमेरिका के संविधान में किया गया था। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित कर राज्य को मूल अधिकारों पर निलंबित कर लगाने की शक्ति प्रदान किया है? तो वह राज शक्ति का सिद्धांत। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? तो संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग किया है? तो वह क्या है? श्रीमती एनी बेसेंट। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग रखा था? यह रखा था 1928 ईस्वी में। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अल्पसंख्यक एक मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी? तो वह किया गया था जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त किया गया है? तो वह अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो लिया गया है यह अमेरिका के संविधान से। समानता मूल अधिकार राजनीति के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रदान किए जाते हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें व्यक्ति के विरुद्ध प्रदान किया जाता है? तो वह है अनुच्छेद 15 के 2, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 एवं 24 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार दिया गया है। उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया है कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 से 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो वह है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है? तो वह है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। भाग 3 के परियोजनाओं के लिए राज शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। अच्छा, वन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? तो वह है भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज। उसके बाद देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सगज या सजग प्रहारी बनाता है? तो वह है अनुच्छेद 13। क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? तो नहीं, यह है केशवानंद भारती का। उसके बाद भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया है? तो वह किया गया है 7। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया है? तो वह है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो वह है 6। किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है? उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के द्वारा। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किनको उपबंध है? तो वह सभी व्यक्तियों को। विधि के समक्ष समानता वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? तो वह है आर्टिकल 14 में। किस बाद में यह निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है? तो वह है चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। किस अनुच्छेद के तहत समता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वह अनुच्छेद 14 से 18 के तहत। उसके बाद देखिए कि किस बात में कहा गया कि समता और स्वेच्छा चरित्र एक दूसरे से कट्टर शत्रु है? तो वह कहा गया था ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको प्राप्त है? तो केवल नागरिकों को। किस बाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 का संवैधानिक घोषित किया गया था? तो डॉक्टर पाल राज बनाम भारत संघ के बाद में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? तो वह आर्टिकल 15 के 4 के तहत। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरइजाइन के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात कौन सा मूल अधिकार संशोधित किया गया है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार 15। उसके बाद देखिए किस आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है? तो आर्थिक आधार पर। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया था? तो वह किया गया था आर्टिकल 17। किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है? तो वह किया गया था अनुच्छेद 19 के क में।
किस बात में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का बाद। किस बात में धारित किया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो वह है एमुलर बनाम केरल राज्य के बाद में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों का शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है? तो वह अनुच्छेद 19 के क में यानी 1 के ख के अंतर्गत किया गया है। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया है? तो वह है मुरली एस देवाड़ा बनाम भारत संघ बाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में आज भी निर्धारित किया था? तो वह क्या था? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य बाद में। किन अनुच्छेदों का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? तो वह है अनुच्छेद 23 और 24। कौन सा अनुच्छेद मानव दुरुपयोग एवं बलात्कार का प्रतिषेध करता है? तो वह आर्टिकल 23। किस अनुच्छेद के तहत कारखानों खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों को नियोजन का निषेध करता है? तो वह है आर्टिकल 24। भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के बाद और किस कार्य को अपराध घोषित किया गया था? तो मानव दुर्व्यवहार एवं व्यवहार यानी अनुच्छेद 23। संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजित का निषेध करता है? तो 14 वर्ष से कम वाले आयु के बालक को। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो वह है आर्टिकल 24। पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो वह हुआ था अमेरिका में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? तो वह है आर्टिकल 25 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से अनुमुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? तो वह है आर्टिकल 27। संविधान किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है? तो राजनिधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में। उसके बाद देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कौन सा मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 के ख एवं अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है? तो वह है जॉन स्टुअर्ट मिल। अनुच्छेद 31 के ग किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोधक विधि के संबंध में प्रावधान करता है? तो वह है अनुच्छेद 22। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा था? तो वह कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रीट जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस लोक सेवक या पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कर्तव्य पूरा न किए जाने पर परमादेश रीट जारी की जा सकती है? तो वह है आज्ञापक कर्तव्य। कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी किया जा सकता है? तो प्रतिषेध रीट। किस रीट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक निकायों में चलने वाले वाद को पूर्वालोकन करता है? तो वह है उत्प्रेषण रीट द्वारा। किस लोकपद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रीट जारी कर सकती है? तो वह है अधिकार परीक्षा रीट। निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दिया था? तो वह दिया था टी कृष्णामाचारी। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसने निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा था? तो जी ऑस्टिन ने बोला था। एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देशित किया गया था? तो ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत किसमें है? तो आर्टिकल 40 में है। अनुच्छेद 39 के क का संबंध किस नीति निर्देशक तत्व से है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 50 के तहत। उसके बाद है कि किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो वह है आर्टिकल 51। किस बात में कहा गया है कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के बाद में बोला गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? तो वह 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो 11 मूल कर्तव्य है, तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 2003 में, जो कि 89वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आज हम टोटल 300 क्वेश्चन को कवर किए थे, जो कि पॉलिटिक्स से था। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।